हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर थ्री मीडियम ए बी सी आर दिस एंड दिस, है ना। इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। देखिए, जो भी न्यूमेरिकल किया जाएगा उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसे बहुत ही आसानी से समझाया जाएगा। और अगर आपको डेरिवेशन की भी ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर डेरिवेशन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें बोला गया है कि तीन मीडियम ए और बी सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेम, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा था, बोला किस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी ज़्यादा। तो देखो, हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर। अब म्यू को क्या लिखा जाता है, सी अपॉन में वी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। तो सी तो कांस्टेंट है और आई भी इन्होंने क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। तो यहाँ से देखो वी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, साइन आर के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। यानी जिस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। यानी मीडियम सी का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या सबसे ज़्यादा है, तो मीडियम सी में जो होगा, मीडियम सी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन मीडियम सी, क्योंकि सी का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दो क्वांटिटी का नाम बताना जो चेंज होता है और दो कांस्टेंट रहता है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है। स्पीड और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, उस लाइट का चेंज हो जाता है, चेंज। और क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी उस लाइट का क्या रहता है, कांस्टेंट। क्योंकि हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में वी, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में म्यू। यानी लाइट की स्पीड क्या होती है, मीडियम टू मीडियम चेंज होती है। उसी तरह से वेवलेंथ इन मीडियम क्या होता है, वेवलेंथ इन मीडियम होता है वेवलेंथ इन एयर अपॉन में म्यू। वेवलेंथ भी चेंज होता है और स्पीड भी चेंज होता है। कितना चेंज होता है, म्यू से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। दो क्वांटिटी चेंज नहीं होता, जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाई लैम्डा। अगर किसी मीडियम में फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो मीडियम में वी कितना हो जाएगा, सी अपॉन में म्यू, और वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा एयर अपॉन में म्यू। तो म्यू से म्यू कट जाएगा, क्या आ जाएगा, सी अपॉन लैम्डा, ये म्यू के इक्वल आ जाएगा। तो मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज नहीं होता है, और फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं होगा तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। एनर्जी किसके इक्वल होता है, एच न्यू, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो दो क्वांटिटी जो चेंज होगा वो होगा स्पीड और वेवलेंथ। जो दो क्वांटिटी जो वेरी होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला इफ लाइट पास फ्रॉम ग्लास टू एयर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना। तो हमें क्रिटिकल एंगल निकालने को बोला गया। तो क्रिटिकल एंगल सी किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन में म्यू। तो सबसे पहले म्यू निकाल लेते हैं। म्यू क्या होता है, सी अपॉन में वी। तो म्यू इज इक्वल टू सी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी क्या दे रखा है इन्होंने, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या दे रखा है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन में 3/2, 2 पर चला जाएगा, सी आ जाएगा साइन इनवर्स 2/3। यही हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इन एयर। एयर में लाइट का वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, इंसिडेंट ऑन वाटर। और वाटर पे इंसिडेंट हो रहा है, तो आपको बताना है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हम सब जानते हैं कि स्पीड क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्पीड निकालते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में वी। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन में म्यू। तो लाइट की स्पीड वाटर में कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन म्यू क्या है, 4/3। तो v कितना आ जाएगा, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो लाइट की स्पीड हो गई किसमें, वाटर में। अब हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो मैंने बताया था वेवलेंथ इन मीडियम जो होता है वो वेवलेंथ इन एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ इन मीडियम क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इन एयर कितना है, 400 नैनोमीटर अपॉन में म्यू कितना है हमारे पास, 4/3।
तो वेवलेंथ इन मीडियम यानी वाटर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 300 हो जाएगा नैनोमीटर, ये वेवलेंथ आ गया। और जो फ्रीक्वेंसी होगा चाहे एयर में निकालो चाहे मीडियम में निकालो वो सेम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता था फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता था, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहता था। फ्रीक्वेंसी चाहे एयर में निकालो चाहे मीडियम में निकालो वो सेम होगा। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू सी की जगह 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना है हमारा, एयर में निकालना है क्योंकि स्पीड हमने एयर में लिखा था, वेवलेंथ भी किसका लिखना पड़ेगा, एयर वाला। तो 400 × 10⁻⁹ तो जाए फ्रीक्वेंसी 3/4 × 10⁸ और ये हो जाएगा 10⁻⁻7। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3/4 × 10⁻15 हर्ट्ज, ये आपका आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है कि एक वाटर टैंक है या कोई भी लिक्विड का टैंक है, इसमें नीचे सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है और इससे बाहर कितने एरिया में लाइट निकलेगा, आपसे ये पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है और ये एज सच डेरिवेशन के तौर पे पूछा जाता है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें ये देखना जो लाइट बाहर जाएगा तो सबसे पहले लाइट जब यहाँ से जाएगा तो वो ही लाइट आपको दिखेगा जो क्रिटिकल एंगल से पहले वाला होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के बाद तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। यानी लाइट जब क्रिटिकल एंगल पे लाइट ग्रेज करेगा उसके बाद अगर हम लाइट की बात करें तो उसके बाद वाले लाइट सब तो क्या होगा, इसी मीडियम में क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल से पहले वाला लाइट हमें दिखाई देगा, उसी का जो एरिया होगा वो हमें निकालना है। तो ये क्रिटिकल एंगल तक का लाइट है। उसी तरह से यहाँ पर लाइट जब क्रिटिकल एंगल को इंसिडेंट लाइट पहुंच जाएगा तो उससे पहले तक का हमें लाइट दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। तो हमें यही यही एरिया हमें फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल एंगल से पहले जो लाइट बाहर जाएगा उसी का एरिया निकालना है। तो देखिए इसका हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस निकल गया तो सर्कुलर एरिया क्या हो जाएगा, πr²। ये हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ वाटर टैंक h। उसके बाद ये एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल c। ये c होगा तो ये भी क्या होगा, c। पाइथागोरस से ये r है ये h है, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, √h² प्लस में r²। अब हमें निकालना है इसका एरिया। मेन हमें रेडियस निकल गया तो एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। ये एंगल कितना है, 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin c अपॉन में sin 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c के सामने कहाँ लिखेंगे, c के सामने बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 90 के सामने अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। sin c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/μ, क्योंकि sin 90 कितना होता है, 1। अब sin c एक और देखिए यहाँ पर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस भी लिख सकते हैं sin c को, क्योंकि ये c है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि r अपॉन में √h² प्लस में r² इज इक्वल टू 1/μ। तो √h² प्लस r² किसके इक्वल हो गया, म्यू इंटू r, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो h² प्लस r² हो गया μ², r², हमें तो r² चाहिए तो इसको उधर ले चलते हैं। तो h² इज इक्वल टू μ² r² माइनस r²। तो h², r² कॉमन ले लेते हैं, μ² माइनस 1। तो r² किसके इक्वल हो जाएगा, h² अपॉन में μ² माइनस 1। दोनों तरफ पाई का मल्टीपल कर देते हैं तो πr² इज इक्वल टू πh² अपॉन में μ² माइनस 1। यही क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो एरिया कितना आ गया, πh² अपॉन में μ² माइनस 1। इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है और ये डेरिवेशन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन पिछला जो डेरिवेशन था उसी पर बेस्ड हमसे क्या बोला गया, स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द बॉटम। सिर्फ वही टैंक वाला क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करें, सीधे आंसर निकालेंगे। बोला है स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द टैंक एट द डेप्थ ऑफ, इस बार डेप्थ कितना, हाइट कितना दे दिया है, 1 मीटर। फाइंड आउट द एरिया ऑफ सरफेस थ्रू विच लाइट कैन इमर्ज। आपसे यही वाला एरिया पूछा गया है, तो इसका तो रिजल्ट आप यूज़ कर लेंगे। तो एरिया क्या था हमारा, πh² अपॉन में μ² माइनस 1। वाटर दे रखा है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 4/3। तो पाई की जगह ले लेते हैं 22/7। h हमारे पास दे रखा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में μ² यानी कि 16/9 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा 22/7 और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7
7 हो जाएगा, ये 7/9 तो 22/7 और ये 9/7 हो जाएगा, यानी कि 9 2 जा 18 कैरी 1 9 2 जा 18 119 अपॉन में 49 मीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया अ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर क्या है, P है, इसका पावर है P, और बोला गया है इसको कट कर दिया गया वर्टिकली दो पार्ट में, यानी ऐसे करके कट कर दिया गया। ये कटिंग कर दी गई है दो अलग अलग पार्टों में। तो आपको क्या करना है, इसका पावर निकालना, पावर ऑफ ईच पार्ट। तो पहले हम इसका यूज़ करते हैं और इसमें हम यूज़ करेंगे लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। हम ये यूज़ करेंगे इसमें। अब देखिए इसमें ये बाई कॉन्वेक्स है तो आपको R1 की जगह पे क्या लेना है, प्लस का R, और इसका रेडियस इधर बनेगा तो R2 की जगह पे लेना है माइनस का R। तो 1 अपॉन F क्या होता है, पावर, ये जो कि हमें दे रखा P, म्यू माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन में R, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में R। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस R इंटू में 2 अपॉन में R। ये हमने निकाल के रख लिया, 2 को नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन R की वैल्यू हमने निकाल लिया P/2। ये निकाल के हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, जब इसे कट करेंगे तो R1 तो R के ही इक्वल रहेगा, बट R2 अब प्लेन हो गया तो इसका कोई रेडियस नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी इसका रेडियस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेडियस हो जाएगा इसका कटिंग करने के बाद। तो अब हम लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन F डैश, क्योंकि इसका नया हमें पावर निकालना है, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, क्योंकि लेंस तो सेम ही है, इंटू में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन F डैश क्या हो जाएगा, नया पावर इसका म्यू माइनस 1, ये तो सेम ही रहेगा, लेंस सेम है, 1 अपॉन में R, और यानी 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो P डैश हमारा हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन R, जिसकी वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा हुआ क्या, P/2। तो नया पावर क्या हो जाएगा, पहले वाले पावर का आधा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करा है, 3 लेंस दे रखे हैं, तीनों में रे को ट्रेस करके बताया गया, और आपको तीनों केस में μ1 और μ2 में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है कि अगर किसी लेंस को ऐसे मीडियम में डाला जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो तो उसका नेचर क्या रहेगा, सेम। तो देखिए इस केस में, और अगर ऐसे मीडियम में डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, रिवर्स। और अगर ऐसे मीडियम में डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के जितना ही हो तो वो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करने लगे। यानी आपको 3 कंसेप्ट याद रखना है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अगर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हुआ तो नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेचर क्या रहेगा, सेम। देखिए इस केस में नेचर सेम है, इसका मतलब लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, ज़्यादा। अब इसमें नेचर रिवर्स हो गया है, ये कॉन्वेक्स, अब बिहेव कैसे कर रहा है, कॉन्केव की तरह लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब इस बार क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। यानी इस केस में लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाहर रखे हुए मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, कम। और इस केस में नेचर क्या हो, इसमें क्या हो रहा है, ये प्लेन ग्लास की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों मीडियम यानी लेंस का मीडियम और बाहर रखा हुआ मीडियम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इक्वल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, क्योंकि स्फेयर पे जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास हो रहा है। अब लाइट कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर, तो ये किस तरफ मुड़ेगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। आपको यही वाला एंगल निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, स्नेल्स लॉ, यानी कि साइन 60 अपॉन में साइन R, साइन 60 अपॉन साइन R। 60 के सामने यहाँ वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि √3, और R के सामने बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू में नीचे आ जाएगा साइन R इज इक्वल टू √3/1। √3 से √3 कट जाएगा,
साइन r इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला व्हेन रेड लाइट पासेस थ्रू कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू कलर हाउ विल द फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज। हम लेंस मेकर फॉर्मूला जानते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे देखिए 1/ फोकल लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू के। और आपको याद रखना होगा एक कॉची रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू ए अपॉन में लैम्डा प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ऐसे करके कुछ होता है। यानी म्यू जो होता है वो वेव लेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1/ फोकल लेंथ म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब म्यू वेव लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/f जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/ में लैम्डा। तो f किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लैम्डा के। यानी कि फोकल लेंथ वेव लेंथ के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेड कलर यानी रेड कलर से किस में चेंज किया गया, ब्लू कलर, यानी वेवलेंथ को क्या किया गया, डिक्रीज किया गया। अब वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा फोकल लेंथ डिक्रीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लेंथ्स ऑफ पावर -4 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। P1 आपके पास दे रखा -4 डायोप्टर, P2 आपके पास दे रखा 2 डायोप्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ का पावर होता है P1 प्लस में P2, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ का पावर हो जाएगा -4 प्लस में 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर। पावर आ गया, पावर को क्या लिखा जाता है 1/ में फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 2 मीटर। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 मीटर, और इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -100/2 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। और ये कॉम्बिनेशन किस तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आ रहा है माइनस का। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ एन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस इज √3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड म्यू ऑफ लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लेंथ का बताना था। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, इक्यू कॉन्वेक्स लेंथ हो गया, यानी कि R1 और R2 क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि R1 को हम R लेंगे तो R2 तो इधर बनेगा, तो R2 को हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस का R। और फोकल लेंथ किसके इक्वल दे रखा है 3/4 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फिर लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/f की जगह ये लिखेंगे 1/ में 3R/4, म्यू तो हमें निकालना ही है। 1/R1 की जगह 1/R, इसकी जगह -R लिखेंगे तो प्लस का R आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 4/ में 3R इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 2/ में R, R से R कट जाएगा, 2 से ये 2 हो जाएगा। और फिर ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2/3 प्लस 1, यानी कि 5/3 क्या होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट अ पॉइंट P, यानी एक बीम ऑफ लाइट है, एक किसी पॉइंट P पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज मतलब मिल रहा है, ये P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। नाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन अ पाथ ऑफ कन्वर्ज बीम एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम P। P से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अब एक कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। तो एट व्हाट पॉइंट डज अ बीम कन्वर्ज नाउ, अब किस पॉइंट पर वो पॉइंट कन्वर्ज करेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस तो लाइट को और कन्वर्ज कर देगा, तो ये जो लाइट यहाँ पे मीट कर रहा था, अब क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस की आने की वजह से ये पॉइंट थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। अब ये P पॉइंट यहाँ पे बनेगा, यानी कि P डैश पे, ये पहले से कितनी दूरी पे रखा हुआ था 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, और इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। और ये P पॉइंट बोला अब कितने दूरी पे होगा लेंस से। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें लेंस फॉर्मूला सिंपल यूज़ कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेज। तो ये जो P पॉइंट है एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा इस लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस तरफ है तो कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और ये P डैश जो एज अ इमेज काम करेगा V
ये हमें v हमें निकालना है और फोकल लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ फार्मूला यूज़ कर लेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम कितना हो जाएगा 33 प्लस में 2 ये हो जाएगा 5 अपॉन में 30, ये कट के कितना हो जाएगा 6। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब ये पॉइंट P जो है पहले 15 सेंटीमीटर की दूरी पर था लेंथ से, अब कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द इमेज इज 1/3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। हमें u और v निकालने को बोला गया है। सबसे पहले हमारे पास फोकल लेंथ दे रखा है, तो कॉन्केव लेंथ है तो फोकल लेंथ लेंगे माइनस का 15 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन, क्योंकि कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, वो भी सीधा वाला वर्चुअल इमेज, यानी कि मैग्निफिकेशन उसका प्लस का होगा। तो अब m को क्या लेना 1/3 वो भी प्लस का। अब हम क्या करेंगे m किसके इक्वल होता है v अपॉन u के, तो 1/3 इज इक्वल टू v अपॉन u। तो यहाँ से हमें u किसके इक्वल आ जाएगा 3v। अब हम लेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1 में v माइनस u की जगह लिख देंगे 3v, 1 में 3v इज इक्वल टू 1/f की जगह माइनस 1/15। एलसीएम हो जाएगा 3v, यह आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/15। तो ये कितना हो जाएगा 2 में 3v इज इक्वल टू माइनस 1 में 15। ये हो जाएगा 3 5 या 15। v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर और v की वैल्यू -10, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। यही u और v हमें निकालना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर is made up of glass of refractive index this with both face of equal radii, find radius of curvature। तो अगेन आप लेंस फार्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1 में r1 माइनस 1 में r2। 1/f क्या होता है पावर होता है, म्यू आपको दे रखा 1.55 माइनस 1, और क्योंकि ये इक्वल रेडियस वाला कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या हो जाएगा 1 में r और r2 हो जाएगा माइनस r, तो ये हो जाएगा प्लस का r। तो यहाँ से पावर कितना दे रखा 5 डायोप्टर, इसे माइनस करेंगे तो 0.55 इंटू में ये हो जाएगा 2 में r। तो r किसके इक्वल हो जाएगा r इज इक्वल टू, इसको ये ऊपर जाएगा 0.55 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा 5, नीचे हट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, ये हो जाएगा 11 और ये कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, यानी 11 में 50 मीटर आएगा। क्योंकि पावर डायोप्टर में है तो फोकल रेडियस क्या आएगा मीटर में, इसको सेंटीमीटर में करना हो तो 11 में 50 इंटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमें u निकालना व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ हम प्लस कर लेंगे 20 सेंटीमीटर। फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 4, तो मैग्निफिकेशन प्लस का 4 होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज होता तो माइनस का 4 लेते। तो m को क्या लिखेंगे हम v/u इज इक्वल टू 4, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4u, और हम लेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 में f यानी कि 20। 1/4u माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 में 20। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 4u, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 में 20 माइनस 3/4u इज इक्वल टू 1 में 20। ये कट के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15 सेंटीमीटर और v की फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी -60 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला लाइट फ्रॉम एयर फॉल ऑन अ ग्लास सरफेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर ग्लास सरफेस का। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम ग्लास सरफेस इतना, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब का क्वेश्चन है, जिसमें लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, यानी कि आपको एयर टू ग्लास वाला केस यूज करना पड़ेगा। μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। अभी आपको सब कुछ दे रखा, μ2 यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, v आपको निकालना ही है, μ1 यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, u आपको दे रखा है क्योंकि बोला जो लाइट सोर्स है वो ग्लास सरफेस से कितनी दूरी पे रखा हुआ 100, और u को हम क्या लेंगे माइनस का 100, ये हो जाएगा माइनस का 100 इज इक्वल टू μ2 यानी 1.5 माइनस 1 अपॉन में रेडियस भी दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, तो ये हम कॉन्वेक्स 20 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1.5 अपॉन में v इज माइनस प्लस 1 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में 20, ये हटेगा और ये कट के कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100, तो 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका ले लेंगे तो ये हो जाएगा 200, तो ये 5 टाइम माइनस 2 टाइम 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 3 अपॉन में 200, ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, कट के कितना आ जाएगा 100, तो v की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला कि एक ऑब्जेक्ट है फर्स्ट लेंथ से, लेंथ नंबर 1 लेंथ नंबर 2, लेंथ नंबर 1 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है और उसका फाइनल इमेज यहाँ 80 सेंटीमीटर बना लेंथ 2 के, तो फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंथ क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा, फॉर लेंथ नंबर 1 हमें u कितना दे रखा है -15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितना दे रखा है प्लस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंथ है। लेंथ फार्मूला का यूज़ करके हम v निकाल लेंगे, 1 माइनस v 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन में 20, तो 1 अपॉन वी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20, तो 1 अपॉन वी किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन में 15, 1 अपॉन वी एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस का 4, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू -1/60, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। v आ गया, यानी लेंस 1 का जो इमेज डिस्टेंस होगा वो -60 है। -60 का ये मतलब हुआ कि और इधर बनेगा, इधर माइनस का मतलब इधर, -60 मतलब क्या इधर बनेगा। अब लेंस नंबर 2 के लिए, फॉर लेंस नंबर 2 जो पहले लेंस का इमेज होगा वो दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इधर से 60 पे बनना है और 20 ये भी है, तो कितना हो जाएगा सेकेंड लेंस के लिए। फिर से समझाता हूँ, ये लेंस नंबर 1 था, ये लेंस नंबर 2 था, तो लेंस नंबर 1 का जो इमेज बना है -60 पे बना है, यानी यहाँ पे बना आई डैश, और वो कितना है 60 सेंटीमीटर है, और ये गैप कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो लेंस नंबर 2 के लिए जो पहले वाले का इमेज है वो कैसे काम करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे गौर से देखिए, इस लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा -80 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस तो दे ही रखा है प्लस का 18 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर बन रहा है इमेज, और फोकल लेंथ हमें क्या करना है निकालना है। इमेज डिस्टेंस कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमें क्या करना है निकालना है। तो 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में f, तो 1 अपॉन में 80 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन में f, 2 अपॉन में 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन में f, कट के हो जाएगा 40, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंथ का फोकल लेंथ आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 लेंथ दे रखा और हमसे पूछा गया फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज।
तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ से जो फाइनल इमेज बनेगा उसका पोजीशन हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर लेंथ नंबर 1, लेंथ नंबर 1 के लिए यू हमें क्या दे रखा है -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा 10 सेंटीमीटर प्लस का 10 सेंटीमीटर, तो v आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/10, तो 1/v आ जाएगा 1/10 माइनस 1/30, 1/v 30 एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस 1 2, तो v की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो पहले लेंस का जो इमेज बनेगा वो लेंस से प्लस 15 मतलब इधर बनेगा, यानी इस लेंस का इमेज 5 और 10 15 यहाँ पर बनेगा आई डैश। अब ये जो आई डैश होगा दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो फॉर लेंस नंबर 2 आई डैश कैसे काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना दे रखा है माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू माइनस 1/10, तो 1/v ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0 और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी, यानी सेकेंड लेंस का जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, जो कि थर्ड लेंस के लिए क्या हो जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, फोकल लेंथ कितना दे रखा 30 सेंटीमीटर, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/infinity इज इक्वल टू 1/30, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 1/v इज इक्वल टू 1/30, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। यही होगा फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, यानी कि प्लस का 30, यानी कि यहाँ पे बनेगा फाइनल इमेज प्लस का 30 सेंटीमीटर पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म से, जिसमें बोला अ रे फ्रॉम इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है यानी उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा 60, हैविंग मिनिमम डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, और उसका जो मिनिमम डेविएशन है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल है 60, फाइंड म्यू ऑफ प्रिज्म। तो उसके लिए आपको रिजल्ट याद रखना हो, म्यू इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन 60 प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म भी कितना है 60 अपॉन में 2 अपॉन में साइन 60 अपॉन 2 कितना हो जाएगा साइन 30, ये हो जाएगा 120/2, यानी कि साइन 60 अपॉन में साइन 30, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 ये 2 कट जाएगा, तो म्यू कितना आ जाएगा हमारा √3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें ये डायग्राम दे रखा, बोला ट्रेस द पाथ, पाथ ट्रेस करना है। देखो पाथ ट्रेस करने के लिए जब ये परपेंडिकुलरली आ रहा है 90 डिग्री पे, तो ये लाइट आगे तो एकदम सीधा सीधा ही बढ़ जाएगा, बट इसके बाद यहाँ पर जब पड़ेगा तो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया नॉर्मल, और ये होगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये कितना हो जाएगा 60 है, ये 30 है, तो ये 90 है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला कितना होगा 60, ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 30। अब हमें ये पता करना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो इसका क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा, नहीं बाहर लाइट चला जाएगा या इसी मीडियम में आ जाएगा। अगर IC से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट बाहर नहीं जाएगा अंदर ही रह जाएगा। अगर IC से क्या होगा कम होगा, C से कम होगा तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बाहर आ जाएगा, ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका। और अगर IC के इक्वल हो गया तो ये लाइट इसी पर ग्रेस करने लगेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा I और C में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास I तो दे दिया, I कितना है 30 डिग्री, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो साइन I इज इक्वल टू साइन 30, साइन I इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो I किसके इक्वल हो गया साइन इनवर्स 1/2, यानी I की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 0.5, ये I आ गया। अब हमें निकालना है क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल C किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो C कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा 3/2, तो C कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2/3, तो
तो सी आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2/3 मतलब 0.66 आ जाएगा, 0.66, यानी कि सी ज़्यादा हो गया, आई कम हो गया, यानी आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बाहर चला जाएगा, डेंसर टू रेयर जा रहा है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट यहाँ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी पाथ ट्रेस करना है, तो वही हमें चेक करना पड़ेगा कि आई सी से ज़्यादा है या आई सी से कम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री पे है तो लाइट आगे सीधी सीधी आ जाएगी, ये भी 90 डिग्री पे तो लाइट सीधी सीधी आगे यहाँ आ जाएगी। फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता कर लेंगे कितना होगा। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45, तो ये भी कितना आ जाएगा 45, ये भी 45 और ये भी क्या आ जाएगा 45, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना आ गया 45। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं तो साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 45, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या आ जाए, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2, √2 को लिखते हैं 1.41, ये आई आ गया हमारा। अब हमें निकालना है क्रिटिकल एंगल। तो ए के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, बी के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो फॉर ए जब हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 में म्यू ऑफ ए, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 म्यू ए कितना 1.37। देखो डिनोमिनेटर में कम वैल्यू है इससे, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी ज़्यादा, यानी C क्या हो जाएगा I से ज़्यादा होगा, तो TIR नहीं होगा, क्या होगा रिफ्रैक्शन, लाइट बाहर निकलेगा। तो लाइट कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो गया। दूसरे का देखते हैं फॉर बी के लिए देखें तो C कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 में म्यू ऑफ बी कितना दे रखा 1.47। अब इसके डिनोमिनेटर में ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी कम, यानी C कम हो जाएगा, I ज़्यादा हो जाएगा, यानी I C से क्या हो जाएगा ज़्यादा। यही कंडीशन होता है किसका, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट इसी मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। यही हो गया पाथ ट्रेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 60। शो मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन है तो जानते I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, यानी I जो है वो किसके इक्वल है 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60, यानी I कितना हो गया 45, आई कितना आ गया 45। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, तो पहले हम म्यू निकाल लेते हैं। म्यू किसके इक्वल होगा बोलिए, साइन आई अपॉन में साइन आर, तो आर जो होता है आर प्लस आर किसके इक्वल होता है ए के, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा A/2 के, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 45 अपॉन में साइन आर, आर कितना हो जाएगा ए कितना है 60, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो म्यू हो जाएगा हमारे पास साइन 45 1/√2 और ये कितना हो जाएगा 1/2, तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन में √2, 2 अपॉन √2 कितना आ जाएगा √2, तो म्यू तो आ गया हमारा √2। तो म्यू किसके भी इक्वल होता है C अपॉन में V, तो हमें तो V निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, तो ये हो जाएगा C अपॉन में म्यू, तो म्यू V की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन में √2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला गया 3 लेंथ दे रखा, तीनों का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ L1 से, और फाइनल इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम L3। तो L1 L2 के बीच का सेपरेशन क्या होगा आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर L1, फॉर लेंस नंबर 1 U हमारे पास कितना दे रखा है -40 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन में F, तो 1 अपॉन V माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 40 इज इक्वल टू फोकल लेंथ तो दे ही रखा सबका 20, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 40, तो 1 अपॉन V इज इक्वल टू 40 LCM हो जाएगा 2 माइनस 1, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 सेंटीमीटर, उल्टा करने के बाद V आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि V को जो 40 सेंटीमीटर हम लिखे ये कहाँ पर लिखे, ये गैप नहीं पता है ना। मान लो ये गैप 40 से ज़्यादा हुआ तो यहीं पर हो जाएगा 40,
और अगर ये गैप 40 से कम हुआ तो ये 40 इधर आ जाएगा। तो हमें ये पता नहीं है कि ये गैप कितना, तो अभी हम यहीं पर निकाल करके छोड़ देते हैं कि इसका जो इमेज बनेगा प्लस 40 सेंटीमीटर, यानी इधर तो बनेगा लेकिन पता नहीं है कि यहाँ पर बनेगा या इधर बनेगा। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं सीधे अब लेंस 3 पर। फॉर लेंस नंबर 3, लेंस नंबर 3 के लिए देखिए u कितना दे रखा है हमारे, v दे रखा, फाइनल इमेज दे रखा है, v कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 में 20। तो 1/20 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये इससे कट के 0 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0, तो u आ जाएगा हमारा कितना इन्फिनिटी। u क्या आ गया हमारा इन्फिनिटी। अब ये जो u है लेंस नंबर 3 का जो u है वो लेंस नंबर 2 के लिए क्या आ जाएगा v हो जाएगा, इमेज का काम करेगा। तो फॉर लेंस नंबर 2 इसका जो इमेज होगा वो इसका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। अब क्या होगा लेंस नंबर 3 का जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस नंबर 2 का क्या होगा इमेज। तो लेंस नंबर 2 के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा इन्फिनिटी, और f तो दे रखा है 20। तो u आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/20। तो 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/20। तो u की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 20 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस नंबर 2 का जो ऑब्जेक्ट होगा वो माइनस 20 सेंटीमीटर यानी कि इधर बनेगा, और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वही पहले वाले का इमेज होगा, यानी ये चीज और ये चीज दोनों क्या होगा एक ही होगा, इसका इमेज और इसका ऑब्जेक्ट तो एक ही होगा। तो देखिए अब आपको बोला गया ये इसका इमेज प्लस के 40 पे बनना है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो माइनस 20 पे है, और इसका ऑब्जेक्ट ही पहले वाले का क्या होगा इमेज, यानी आप इधर लाओगे कितना माइनस का 20, यानी ये वाला गैप कितना होगा 20, और इधर से लाओगे प्लस का 40, तो ये गैप कितना हो जाएगा 40। तो दोनों लेंस के बीच में गैप कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, दोनों लेंस 1 और लेंस 2 के बीच का गैप।